Hello everyone, welcome to 360 classes. I am Narendra Kumar. I hope you all well. पिछली क्लास में हमने क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। ओके, और यह हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो आइए बिना समय गवाए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस लेक्चर का ग्रामीण नगरीय संगठन। तो आइए पहले देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या को अगर देखा जाए तो कुछ जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, कुछ जनसंख्या जो है नगर में निवास करती है। यानी कि हम इसके निवास के आधार पर, है ना, जनसंख्या को ग्रामीण और नगर में विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, निवास के आधार पर जो है जनसंख्या जो है ग्रामीण और नगर में भी निवास करती है। और ग्रामीण और नगरों को देखिएगा तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। जो ग्रामीण जो जनसंख्या है और नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा ही अंतर देखने को मिलेगा आपको। जैसे वहाँ के आपके आयु लिंग संगठन में अंतर देखने को मिलेगा, व्यवसायिक संरचना में अंतर देखने को मिलेगा, जनसंख्या के घनत्व में अंतर देखने को मिलेगा, विकास के स्तर में अंतर देखने को मिलेगा, रहन सहन में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर अंतर देखा जाए क्या क्या हमारा है। देखिए, पहला हमारा क्या है, आयु लिंग संगठन, है ना। एज सेक्स रेशियो में हमको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि गांव में जो परिवार होता है वो थोड़ा बड़ा परिवार होता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और शहरों में जो परिवार होते हैं वो ज़्यादातर आपको छोटे परिवार देखने को मिलेंगे। शहरी जीवन जो है अस्त व्यस्त होता है, नगरीय जीवन जो आपका अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, गांव में थोड़ा शांति का माहौल होता है। अगर व्यवसायिक संरचना की बात की जाए तो आप देखते होंगे कि गांव में मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो आपकी कृषि प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, कृषि पर निर्भर करती है, या कुछ लोग मत्स्य पालन करते हैं या कुछ लोग पशुपालन करते हैं। ओके, और यही आप नगरों में देखिएगा तो वो क्या हो गया, तो वो उद्योग धंधों में संलग्न होंगे या किसी सेवा के क्षेत्र में संलग्न होंगे। ठीक है, तो दोनों के व्यवसायिक संरचना में भी अंतर है। जनसंख्या के घनत्व की अगर बात करें तो देखिएगा कि नगरों की जो जनसंख्या का घनत्व है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जनसंख्या घनत्व मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को, तो ये आपको नगरों में अधिक देखने को मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, विकास के स्तर को देखा जाए तो नगरों का विकास जो है ज़्यादा होता है, ग्रामीण इलाकों का विकास का स्तर जो है थोड़ा कम होता है ना। रहन सहन में भी दोनों का डिफरेंस पाया जाता है। देखते होंगे विकास में अगर देखा जाए तो नगरों में देखते होंगे आपको अस्पताल मिल जाते हैं, स्कूल अच्छे से स्कूल मिल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे यातायात की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। ठीक है, मेट्रो वगैरह सब कुछ यहाँ होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्कूल भी होते हैं बहुत कम मात्रा में। ठीक है, वो भी, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से स्कूल भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अस्पताल भी बहुत दूर दूर तक होते हैं। तो वहाँ पर विकास का स्तर जो है थोड़ा कम होता है। और शहरों में देखा जाए, नगरों में देखा जाए तो विकास का स्तर जो है अच्छा होता है। इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है नगरीय इलाकों में अधिक होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है कम होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए जनसंख्या को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि ये जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है उसको बोला गया ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक है, और जो नगरीय में निवास करता है उसको नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, अगर आप यही चीज़ आप देखिएगा पश्चिमी क्षेत्रों को देखिएगा, जितने आपके विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर देखिएगा तो देखिए वहाँ के क्षेत्रों को देखिए, ग्रामीण इलाकों को, नगरीय इलाकों को, और आप इंडिया के नगरीय इलाकों को या ग्रामीण इलाकों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इवन आप चाइना या पाकिस्तान से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। अंतर क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, क्या होता है कि पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी देशों में गांव में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से कम होती है, मतलब गांव में वहाँ पर पुरुष अधिक होते हैं। और जबकि आप नगरीय इलाकों में देखिएगा, नगरीय क्षेत्रों में देखिएगा तो नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि पश्चिमी देशों में नगरीय क्षेत्रों में अधिक स्त्रियाँ निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अधिक पुरुष निवास करते हैं। अब देखिए बच्चों,
दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, वहाँ पर अधिक संभावना होती है रोजगार की। तो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी महिलाएं हैं, अधिकतर मैक्सिमम महिलाएं जो हैं वो नगर की ओर उनका पलायन हो जाता है, नगर की ओर वो आगमन करने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप जो है नगरों की जो जनसंख्या है उसमें स्त्रियों की जनसंख्या जो है बढ़ जाती है। और वहाँ पर देखते हो कि वहीं पर गांव वगैरह में देखिए वहाँ पर, तो वहाँ के गांव में क्या होता है ना कि हर कुछ डेवलप है, ठीक है, हर कुछ आपको डेवलप देखने को मिलता है। वहाँ का इरिगेशन फैसिलिटी भी आपको, वहाँ का इरिगेशन सिस्टम में आपको डेवलप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ और सब कुछ आपको मशीनीकृत मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ महिलाओं की ज़रूरत कम पड़ती है, तो सब कुछ जो क्या करते हैं पुरुष ही हैंडल कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर मैक्सिमम जो कृषि का कार्य होते हैं वहाँ पर पुरुष पुरुष ही देखते हैं। तो इस प्रकार जो है गाँव में जो है क्या होता है कि पुरुषों की संख्या अधिक होती है और नगरों में स्त्रियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यही आप भारत जैसे देशों को देखिएगा, तो भारत जैसे देशों में क्या है कि स्थिति जस्ट ओपोजिट है ना, सिचुएशन जस्ट ओपोजिट है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ आप देखते होंगे कि क्या होता है कि गांव में महिलाओं की संख्या अधिक नजर आएगी, है ना, और आप नगरों की ओर देखिएगा तो नगरों में आपको पुरुष अधिक नजर आएंगे, ठीक है। कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि या क्या होता है कि नगरों में रहने के लिए, है ना, लागत ज़्यादा लगता है ना, पैसे ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर, ठीक है, आवास की कमी है यहाँ पे, है ना। देखते हो कि बहुत लोग जो है नगरों में आपके छोटे छोटे घरों में रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है, रोजगार के अवसरों की भी कमी देखने को मिलती है, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा की कमी देखने को मिलती है, आए दिन आपको रेप होते रहता है, ठीक है, या छिड़कानी होती रहती है। तो इस तरह से महिलाओं जो है वो ज़्यादा गाँव में सुरक्षित महसूस करती है, ठीक है। और यहाँ का अगर एग्रीकल्चर सिस्टम देखा जाए तो वो भी हमारा डेवलप कंट्री जैसा डेवलप नहीं है ना। यहाँ पर मशीनों की कमी है, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी है, जिस कारण से ज़्यादातर महिलाएं जो है कृषि का कार्यभार संभालती है, और जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, नगरों की ओर पलायन करते हैं और यहाँ पर ना रोजगार वगैरह कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस कारण से देख सकते हैं कि क्या होता है कि भारत जैसे देशों में नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है और ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों की संख्या अधिक मिलती है, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखिए अभी इस डेटा को आप देख सकते हैं, इस टेबल को आप लोग, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है ग्रामीण नगरीय संख्या में, देखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका फिनलैंड का डेटा है, एक आपका कनाडा का है, ठीक है, न्यूजीलैंड का, ब्राज़ील का, जिम्बाब्वे का और नेपाल का। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एरिया शेडिंग किया गया, ये आपको ग्रामीण इलाकों को शो कर रहा है, ये जो एरिया दिखाया गया वो आपको नगरीय इलाकों को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री लिए गए हैं और यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों का संख्या लिया गया है ऊपर में, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि फिनलैंड की अगर बात करें, ठीक है, तो फिनलैंड में देखिए कितने हैं, फिनलैंड में जो है 986 महिलाएँ हैं, ठीक है, 986 महिलाएँ जो है कहाँ पर हैं, ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में है। और ये अगर नगरों में इलाके देखिएगा तो नगरों में क्या है आपका 1083, है ना, यहाँ पर महिलाएं हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां हैं, ठीक है। देखिए 1083 महिलाएं हैं, ठीक है। वही आप कनाडा में देखिएगा तो कनाडा में क्या है आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पर 941 महिलाएं जो हैं वो आपके ग्रामीण इलाकों में हैं और 1014 महिलाएं जो हैं वो आपके नगरीय इलाकों में। तो देख सकते हैं इन दोनों में, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि दोनों में नगरीय इलाकों में जो है ज़्यादा संख्या में स्त्रियां हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1083 है, यहाँ पर आपका 1014 है, ठीक है। और इसमें देखिए आप, है ना, जैसे न्यूजीलैंड में देखिए, यहाँ देखिए 943 आपका यहाँ पर है और यहाँ पर नगरों में कितना आपका 1051 है, ठीक है। वही आप ब्राज़ील में देखिएगा तो ब्राज़ील में भी क्या आपका 1063 महिलाएं जो है वो नगरीय इलाकों में है और 908 महिलाएं जो है वो ग्रामीण इलाकों में हैं। वही आप जिम्बाब्वे को देखते हैं तो जिम्बाब्वे में क्या है दोस्तों कि वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की संख्या अधिक है और नगरीय इलाकों में महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं डेवलप्ड रीजन और जो अनडेवलप्ड रीजन है, ठीक है, उसमें कंपेयर कर सकते हैं इस डेटा से आसानी से। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा।
ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साक्षरता। देखिए दोस्तों, साक्षरता क्या होती है? साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। और देखा जाए तो, और देखिए, साक्षरता का मानक जो है हर जगह अलग अलग है। कहीं पर साक्षर उसे माना जाता है जिसे पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो, ठीक है। कहीं पर साक्षरता का अलग मतलब है, या कहीं कहीं साक्षरता उसको माना जाता है जिसके वहाँ पर कहीं कहीं का बौद्धिक विकास भी डेवलप चेकअप किया जाता है ना, कि उसकी मानसिकता कैसी है, हर कुछ साक्षरता देखा जाता है। कहीं पर डिग्री की वैल्यू दिया जाता है। तो हर जगह आपका क्या है, आपका अलग अलग मानक है, ठीक है। भारत में देखा जाए तो क्या मानक है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार जो है, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर अपना नाम लिखने आ रहा है और पढ़ने आ रहा है तो उसको हम साक्षर कहेंगे, ठीक है। साक्षर का मतलब क्या होता है? जिसको अक्षर का ज्ञान हो, ठीक है। अक्षर का ज्ञान हो मतलब जिसको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, वो क्या है? साक्षर है। कोई जरूरी नहीं है कोई पीएचडी का डिग्री लिया हुआ, क्या का डिग्री लिया हुआ, ठीक है, वो साक्षर नहीं है, ठीक है, वो शिक्षित है। अब देखिए, अब एक चीज और देखिएगा, शिक्षित का मतलब ये नहीं है, ठीक है, आप देखते हो ना कि शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा डिग्री धारक है उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षित ही कहेंगे, ठीक है। शिक्षित सिर्फ, क्योंकि देखिए वहाँ पर तो आपको क्या शिक्षित, वो किस हिसाब से हुआ? डिग्री के बेसिस पे। असली शिक्षित व्यक्ति क्या होता है? जो मानसिक रूप से भी शिक्षित हो, है ना। क्योंकि आप बहुत जगह देखते होंगे ऐसा भी कुछ, ठीक है, कि जो अच्छे अच्छे डिग्री धारक होते हैं, ठीक है, अगर वो कोई गलत काम करे तो वो शिक्षित नहीं कहलाएंगे, है ना। वो क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान नहीं है, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या है? जो हर चीज़ों को समझे, है ना। शि- तकनीकी शिक्षा के साथ साथ, किताबी ज्ञानों के साथ साथ उसे बाहरी ज्ञान भी उसे अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। हर चीज़ों को, हर अच्छे बुरे का जिसको पास ज्ञान है वही व्यक्ति शिक्षित है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं साक्षरता दर क्या है, ठीक है। देखिए, साक्षरता दर को मेनली हम लोग प्रतिशत में नापते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? शिक्षित जनसंख्या बाई कुल जनसंख्या इंटू 100। मतलब कि यहाँ पर क्या पता है, देखिए इस फॉर्मूला को आसान याद करना बहुत ही आसान है। क्या देख रहे हैं? साक्षरता का मतलब क्या है कि कुल जनसंख्या में कितने लोग शिक्षित हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेशियो का इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्या करेंगे? किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो कुल जनसंख्या में, ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। किसको कंपेयर कर रहे हैं? शिक्षित जनसंख्या को, तो ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? शिक्षित जनसंख्या बाय कुल जनसंख्या। अब इसको प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए, जब भी निकालना हो, न भी फॉर्मूला इस तरह का हो कि कितना में कितना है, तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो कभी कभी इसको हम लोग प्रति हज़ार में भी निकालते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत में है तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रति 100 में देख रहे हैं। अगर प्रति हज़ार में हो देखेंगे तो वहाँ बस क्या हो दोस्तों? बस वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो आई होप साक्षरता क्या है क्लियर होगा आप लोग को। साक्षरता दर क्या है ये भी क्लियर होगा। अब आता है कि किसे हम लोग साक्षर कहेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय नियम के अनुसार इस सूत्र में जो उन लोगों को भी शिक्षित गिना जाता है जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा पैसे का हिसाब किताब जानते हैं अथवा समझ सकते हैं, अथवा दोनों, ठीक है। जिसे पैसे का थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना आता हो, अपना हस्ताक्षर करना आता हो, वो भी क्या है? साक्षर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब है दोस्तों कि साक्षरता जो है से हमें क्या पता चलता है? साक्षरता से हमें यह पता चलता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास का के बारे में पता चलता है कि समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा है ना। क्योंकि अगर कहीं पर अगर क्या है, अगर कहीं पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, कहीं पर जो ज़्यादा लोग शिक्षित है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और सामाजिक डेवलपमेंट भी वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ का रहने का सहन का भी स्तर भी क्या होता है? अच्छा होता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी अच्छी होती है, ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पर कितनी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सरकार को अगर किसी तरह का नीति बनाना है शिक्षा को लेकर तो यह डेटा जो है सरकार के लिए क्या है? बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मेनली क्या देखिए, जो भी हम नीति बनाएंगे तो वहाँ बनाएंगे ना जहाँ पर समस्या हो, ठीक है, जहाँ पर शिक्षा की कमी हो। तो ये हमको कहाँ से पता चलेगा? आंकड़ों की मदद से ही पता चलेगा हमको कि कहाँ पर स्कूलों की कमी है, कहाँ पर स्कूल में शिक्षकों की कमी है, कितने विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक उपलब्ध हैं, ठीक है। ये हम लोग डेटा से ही पता चलेगा ना।
फिर वहाँ पर कितने लोग शिक्षित पाए जा रहे हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने भी लोग विद्यालय में स्कूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो किस कारण से नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग साक्षरता से पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर उस क्षेत्र का अगर हमको आंकड़ा पता चल जाए कि यहाँ पर कितने लोग साक्षर हैं, कितने स्कूल हैं, तो हम लोग को पता चल जाए कि वहाँ का स्कूल विद्यालय जो है कितनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, क्या उसमें किसकी गलती है, ये भी हम लोग इस सब कुछ यहाँ से पता डेटा से पता कर सकते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियों को बनाने के लिए जो है साक्षरता जो है बहुत ज़रूरी है, और देश की स्थिति और साक्षरता जो है हर क्षेत्र के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देश अगर शिक्षित होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, सब हमारा देश क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों मेनली होता क्या है कि अगर हम साक्षर नहीं हैं तो कभी कभी ये भी देखते होंगे अपना कि कहीं अगर आप साक्षर नहीं हैं तो कहीं पर आप इसके कारण आप कई बार ठगे भी जाते होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, बैंक में अकाउंट खुलाए हुए है। अब मान लो वो किसी से मदद मांगने गया, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, जो गलत लोग होते हैं वो लोग उसे उसका पैसा खुद से निकाल लेते हैं। ठीक है, उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं और भी कई जगह देखने को मिलती है ना, उनसे गलत कागजात पे अंगूठा ले लिया गया। ठीक है, तो शिक्षित होना समाज में बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप शिक्षित होइएगा तो आप ठगे नहीं जाइएगा, पहली बात तो। ठीक है, और आपको हर कुछ का ज्ञान होगा कि मेरे साथ सही हो रहा है या बुरा हो रहा है। ठीक है, सरकार की नीतियाँ क्या आ रही है ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं शिक्षित नहीं होने की वजह से सरकार की नीतियों के बारे में नहीं जान पाते हैं। ठीक है, सरकार हमारे लिए क्या क्या नीतियाँ लाई हैं, तो उनका वो लोग लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, उनका सही से उनको लाभ भी उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं होता कि अगर किसी को पता भी है कि सरकार नीतियाँ लाई हैं तो उनको उनको वहाँ तक कैसे पहुँच जाए, उस नीति का लाभ कैसे उठाया जा सके, है ना, उस नियमों का लाभ कैसे उठाया जा सके, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए शिक्षा क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा लास्ट टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। अब देखिए दोस्तों, व्यावसायिक संरचना जो है वो किसका सूचक होता है। व्यावसायिक संरचना जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि हमारा जो आर्थिक विकास है वो डिपेंडेंट है किस पे, हमारे कार्यशील जनसंख्या पे। ठीक है, हमारे देश के इकोनॉमी में, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, यही जनसंख्या जो हमारे क्या करती है, आर्थिक विकास में मदद करती है। ठीक है, अब देखिए कार्यशील जनसंख्या बताया था मैंने पिछले क्लास में आपको कि जो भी आपके 15 से 64 आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सभी आपके जो है कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। अब कार्यशील जनसंख्या वाले जो लोग हैं वो बहुत कई काम करते हैं, जैसे कुछ लोग कृषि का काम करते हैं, कुछ लोग वानिकी का काम करते हैं, कुछ लोग मत्स्यन का काम करते हैं, कुछ लोग विनिर्माण का कार्य करते हैं, या कुछ लोग निर्माण का कार्य करते हैं। देखिए, निर्माण विनिर्माण दोनों में अंतर क्या है, निर्माण में क्या कर रहे हैं हम लोग, किस चीज़ को पहली बार बना रहे हैं, आप विनिर्माण मतलब क्या, उसको फिर से उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, व्यावसायिक परिवहन का हो गया, फिर सेवा का क्षेत्र हो गया, संचार का क्षेत्र, अन्य अवर्गीय सेवा। अब देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ ना, कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, परिवहन सेवाएं, ये सबको भी क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बांट दिया गया है। जैसे कि एक हो गया आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या होता है कि हम लोग उस क्रियाकलाप को रखते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नेचर का इस्तेमाल करते हैं ना, प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उसको उसी रूप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसी रूप से हम क्या करते हैं, हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन यानी कि, ठीक है, फिर आपका मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, और द्वितीय क्रियाकलाप में वैसे क्रियाकलाप को शामिल करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कच्चे माल को, है ना, एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी का अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लकड़ी को डायरेक्टली हम लोग बेच के हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जनरेट कर, तो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा। लेकिन उसी लकड़ी को अगर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ में कन्वर्ट, उसका हम लोग टेबल बना दिए, ठीक है, उसका हम लोग अलमीरा बना दिए, तो वो आपका किस में आ जाएगा, निर्माण में आ जाएगा। ठीक है, उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो आपका द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और तृतीय क्रियाकलाप में वो चीज़ आता है जो आपको दोनों में सहायक होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप दोनों में सहायक होता है। जैसे कि इसमें आता है आपका सेवा का क्षेत्र आता है, ठीक है, परिवहन का क्षेत्र आता है ना। जैसे कि अगर आप कहीं के मैनेजर हैं तो मैनेजर का क्या हो गया, एक तरह का टर्सरी एक्टिविटी हो गया ना, क्योंकि आप वहाँ सेवा दे रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये भी आपका क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या आपका
मैं आपको यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ, तो ये भी क्या आपका सेवा का क्षेत्र है, ठीक है। और कुछ होता है आपका संचार का क्षेत्र। संचार का क्षेत्र में क्या होता है आपका, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल वगैरह हो गया, ठीक है, तो आपका संचार क्षेत्र में आएगा, ठीक है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब कुछ आपके संचार के क्षेत्र में आएंगे। और भी कई अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो है आगे हमारा चैप्टर नहीं है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है, तो वहाँ हम लोग डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज अभी हमको बस इतना ही जानना है कि कुछ कुछ क्रियाकलाप हैं क्या, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है, मैंने बताया था आपको, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। जिस देश का क्या होता है, जिस देश में मैक्सिमम लोग जो है कार्यशील जनसंख्या में होते हैं, उस देश का इकोनॉमी भी क्या होता है, उसका जीडीपी भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्टिविटी पे क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्टिविटी पर चलता है, ओके। और देखिए दोस्तों कि यदि अर्थव्यवस्था कहीं पर मान लो कोई देश ऐसा है जहाँ पर अभी भी अर्थव्यवस्था जो है आदिम व्यवस्था है, वहाँ पर आदिम व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर अभी भी मैक्सिमम लोग जो हैं, ठीक है, क्या है, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। अब सिंपल देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्रियाओं में हम लोग इनकम कैसे जनरेट करते हैं, मेनली प्राकृतिक में जितने भी संसाधन हैं उसका उपयोग करके। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर प्राथमिक क्रिया में ज़्यादा लोग संलग्न हो गए तो वहाँ पर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, विदोहन ज़्यादा होगा, उसका उपयोग ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये हम ये आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी टर्सरी में आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो उसका उतना विदोहन नहीं होता है। यहाँ भी उसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ भी हम लोग प्राकृतिक का ही यूज कर रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। आप जो के पास जो भी पेन होगा, पेंसिल होगा, ठीक है, उसमें प्राकृतिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल है क्या, इसमें भी प्राकृतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ठीक है। हर कुछ में कहीं ना कहीं प्राकृतिक इस्तेमाल कर, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर आदिम व्यवस्था में जीवन देखें तो वहाँ पर क्या था, आपका प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखिएगा दोस्तों कि जितने भी आपके डेवलप्ड रीजन हैं, ठीक है, विकसित देश हैं, वहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपको टर्सरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिलेंगे, तृतीय क्रियाकलाप में, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप में आपको पर्यटक के क्षेत्र भी आपके आते हैं, ठीक है। और और जितने भी आपके अविकसित देश हैं वहाँ पर आपको प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ओके। अब देखिए दोस्तों, हमारा एक लास्ट पार्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया जाता है, निर्भरता अनुपात क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, बताया था मैंने कि हमारी जनसंख्या में, ठीक है, जो कार्यशील जनसंख्या है वो आपकी होती है 15 से 64 एज ग्रुप के जो लोग हैं, 15 से 64 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे कार्यशील जनसंख्या में आते हैं, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और जैसे कि 0 से 14 वर्ष के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, और 65 से अबव के जो लोग होंगे, जैसे बूढ़े लोग हो गए, ठीक है, वो लोग हमारे इकोनॉमी में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, उनसे हमारा कोई इनकम जो जनरेट नहीं होता, वो बल्कि वो क्या रहते हैं, वो खुद डिपेंडेंट रहते हैं किस पे, कार्यशील जनसंख्या पे, ठीक है। 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो हो गए और 16 से 5 के एवब के जो लोग हो गए वो लोग क्या है, डिपेंडेंट एज के ग्रुप के हैं, ठीक है, वो लोग कार्यशील जनसंख्या पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग निकालते, इसी के बीच में निकालते हैं क्या, निर्भरता अनुपात निकालते हैं, मतलब कि कितने, यहाँ पर हम लोग ये पता करते हैं कि कितनी कार्यशील जनसंख्या में कितने लोग क्या है, निर्भर हैं, ठीक है, निर्भरता यहाँ पर कितना है। अब देखिए, जिस जिस देश में निर्भरता अनुपात क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कम होगा, ठीक है। कि जाहिर सी बात है जहाँ पर क्या है, निर्भर ज़्यादा है, डिपेंडेंसी ज़्यादा है, कम सिंपल सोचिए ना, कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। यानी कि कहीं पर अगर बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कहीं पर अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखिए, विकास के लिए हर कुछ में हमको बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। अब बैलेंस बनाने का मतलब देखो, बहुत लोग इसका नेगेटिव मतलब निकालते हैं, मतलब ये मतलब ही नहीं है कि आप लोग बूढ़ों को मार दीजिएगा, ये ठीक है, ऐसा ही मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पर बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि सिंपली आपको कि इसी आप पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, है ना, जैसे कि अगर आप कम बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, कम बच्चे पैदा करते हैं तो उससे क्या होगी, जनसंख्या हमारी, उससे हमारा निर्भर जनसंख्या जो वो कम होगी, ठीक है। और वो आपके लिए भी सही है क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं, ये देखिए सिंपल देखिए, अगर क्या होता है कि आपके परिवार में अगर 5-6 बच्चे हैं, आपकी इनकम कम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आप ही को होगा। जैसे कि अगर आप 25,000 कमा रहे हैं तो उतना ही पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, लेकिन अगर क्या होगा कि पैसा आपके पास जितना भी है, बच्चे कम हैं, तो क्या होगा, 1-2 बच्चे बड़े भी होंगे तो उसका विकास, जो बच्चे का भी विकास क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए
निर्भरता अनुपात को भी बैलेंस करना वो हम नागरिकों के हाथ में भी है और सरकार के हाथ, और सरकार भी इसके लिए योजना बना सकती है, ठीक है, तभी ये ठीक हो पाएगा। देखिए निर्भरता अनुपात का फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग किसके रेशियो में देख रहे हैं, कार्यशील जनसंख्या रेशियो देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका निर्भर जनसंख्या बाई कार्यशील जनसंख्या इंटू 100, ठीक है। निर्भर जनसंख्या आपकी क्या आती है, जैसे कि 0 से 14 आयु वर्ग के जो लोग हो गए और प्लस 65 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या होगी वो आपके निर्भर में आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि हमारा है मानव विकास है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। वो भी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। कोई कमी लगी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम लोग आगे सुधार कर सकें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें, ओके। और जो भी इस चैनल पे नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, धन्यवाद।